नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम लोग बजट चैप्टर को पढ़ रहे थे। बजट चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। डायरेक्ट टैक्सेस में हम लोगों ने इनकम टैक्स पढ़ा था। अब कुछ और डायरेक्ट टैक्सेस बाकी है, इनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपको ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट टैक्स कहते हैं किसको है। तो ये हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, और उसमें भी कौन कौन से टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं ये आप जान लीजिए। जैसे इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, जैसे आयकर यानी इनकम टैक्स, कारपोरेशन टैक्स यानी निगम कर, संपत्ति कर यानी एसेट टैक्स, उसके बाद उपहार टैक्स यानी उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्सेस, पूंजी लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्सेस। ये सारे जो कर हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आते हैं। इनको यानी प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो अब हम पिछले वीडियो में इनकम टैक्स के बारे में पढ़ लिए थे, अब हम निगम कर के बारे में पढ़ेंगे कि निगम कर क्या होता है। निगम कर, निगम कर को अंग्रेजी में बोलते हैं कारपोरेशन टैक्स। देखिए, कारपोरेशन टैक्स जो होता है ना, वो कंपनियों के लाभ के ऊपर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी एक कार बनाती है और कार की कीमत है 100 रुपया, ठीक ना, और इसको मार्केट में कितने में बेचती है? 120 रुपया। तो सरकार ना 100 रुपया पर टैक्स नहीं लगाएगी, इस 20 रुपया पर टैक्स लगाएगी। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 20 रुपया पर कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं निगम कर। अब आपकी बात दिमाग में एक बात आ सकती है कि सरकार इस पर टैक्स क्यों नहीं लगाती है? तो सरकार इस पर टैक्स इसलिए नहीं लगाती है क्योंकि ये क्या है? ये पूंजी है, और पूंजी कमाने, जब हम पूंजी कमाते हैं तो उस पर ऑलरेडी इनकम टैक्स लग चुका होता है। जैसे अगर हमारे पास 100 रुपया है तो जाहिर सी बात है कि उस 100 रुपया का मैंने टैक्स दिया होगा आयकर के रूप में। तो इसीलिए सरकार इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाती है, 100 रुपया के ऊपर टैक्स नहीं लगाती है, 20 रुपया के ऊपर टैक्स लगाती है। ठीक है। तो कोई भी कंपनी है, वो अगर कोई सामान 100 रुपया में बनाती है और उसे 120 रुपया में बेचती है, तो 100 रुपया पर टैक्स नहीं लगेगा, 20 रुपया पर टैक्स लगेगा। और यही 20 रुपया पर जो कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? निगम टैक्स और निगम कर यानी कारपोरेशन टैक्स। यानी निगम कर क्या हो गया कि जो कंपनी के लाभ के ऊपर लगाया जा रहा है, कंपनी के लाभ के ऊपर जो लगाया जा रहा है उसको हम निगम कर बोलते हैं। ठीक ना। इसे लगाता कौन है? तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। इसे कौन लगाता है? इसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। ठीक ना। उसके बाद हमारा आएगा संपत्ति कर। संपत्ति कर, देखिए संपत्ति कर क्या होता है कि जो नागरिकों की संपत्ति पर लगाया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो शहरों में मकान होते हैं उस मकान पर भी टैक्स लगाया जाता है, जिसे होम टैक्स कहते हैं। ठीक ना। और देहात में जो किसान जिन खेतों पर खेती करते हैं उन पर सरकार लगान वसूलती है। ठीक ना। तो जो शहरों में होम टैक्स है और जो देहातों में लगान है, इसी को हम संपत्ति कर बोलते हैं। ठीक ना। कि जो हमारे पास संपत्ति है सरकार उस पर टैक्स लेती है। ठीक ना। हमारे पास जो संपत्ति है सरकार उस पर टैक्स लेती है। जैसे देखा जाए ना, तो संपत्ति का जो वास्तविक मालिक है ये सरकार ही होता है, हम लोग केयर टेकर होते हैं। जैसे अगर सरकार सड़क बना रही है और रास्ते में हमारा जमीन पड़ जा रहा है तो हमें देना ही पड़ेगा। ठीक ना। इंदिरा गांधी की सरकार से पहले ऐसा होता था कि हम मना कर सकते थे कि नहीं, हम अपना जमीन नहीं देंगे। लेकिन अब जब देखिए, इसको हम थोड़ा सा यहां समझते हैं। पहले अनुच्छेद 19 में संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार था। ठीक ना। पहले 7 मूल अधिकार थे, जिसमें अनुच्छेद 19 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के कहा गया था। ठीक ना। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को
मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया और ये बताया गया कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, न कि मूल अधिकार है। ठीक ना। अब मूल अधिकार होने ना होने का क्या मतलब है? अगर कोई चीज हमारा मूल अधिकार है तो सरकार हमें उससे वंचित नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारे पास कानूनी अधिकार है तो सरकार विशेष परिस्थितियों में इससे हमें वंचित कर सकता है। ठीक ना। तो इसीलिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जिससे क्या साबित होता है कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है? वो सरकार है। अगर सरकार चाहे कि वो हमारा संपत्ति लेना चाहती है तो हम इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि सरकार उसके बदले हमें मुआवजा प्रदान करती है ताकि देश में जो है किसी प्रकार का उन्माद या विद्रोह पैदा ना हो। ठीक ना। तो ये चीजें हैं। जैसे कई बार आप देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक सड़क है, ये त्रिमुहानी है या नहीं चौमुहानी है। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा बात को। अब यहां पर किसी का घर है और एकदम यहां पे किसी का घर है ना, तो जाहिर सी बात है कि इस वाले संपत्ति का ना वैल्यू ज्यादा होता है, इस वाले संपत्ति का वैल्यू ज्यादा होगा। लेकिन जब सरकार सड़क निकालती है, मान लीजिए सरकार यहां से सड़क निकाली, ठीक ना, यहां से सड़क निकाली, तो इस वाले संपत्ति का जो प्राइस होगा या मुआवजा होगा, इस वाले संपत्ति का भी मुआवजा यही होगा। ठीक है। अब बात को देखिएगा, यहां पर जो जमीन था उसका वैल्यू ज्यादा था, लेकिन सरकार क्या करता है, एक सर्किल खींच देता है कि भाई एक सर्किल है, इसके अंतर्गत में जितनी भी संपत्तियां आएंगी उनका मुआवजा एक ही होगा। अब आप समझ सकते हैं, अगर आपका सड़क पे जमीन हो तो जो त्रिमुहानी पे जमीन होता है और जो त्रिमुहानी से थोड़ा दूरी पे जमीन होता है, दोनों के रेट में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है। तो लेकिन सरकार जब मुआवजा देती है तो वो इसका भी मुआवजा उतना ही देगी जिसका इतना मुआवजा देगी, क्योंकि सरकार क्या करता है कि संपत्ति के इर्द गिर्द एक सर्किल खींच देता है। ठीक ना। और इस सर्किल में जितनी भी संपत्तियां आएंगी सबका रेट जो है एक ही होगा। ठीक है। तो बात को समझिए कि संपत्ति के वास्तविक मालिक हम नहीं है। अगर हम वास्तविक मालिक होते तो रेट हम तय करते कि भाई देखो, गवर्नमेंट अगर तुम्हें मेरा जमीन चाहिए या मेरा संपत्ति चाहिए तो तुमको इतना मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक ना। तो सरकार जो हमें संपत्ति जिसका हम केयर टेकर है, उसके बदले में सरकार को जो टैक्स प्रदान करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संपत्ति कर बोलते हैं। ठीक ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, संपत्ति कर बोलते हैं। अब देखिए, संपत्ति कर लगाया कब गया था? तो संपत्ति कर लगाया गया था संपत्ति कर अधिनियम 1957 के माध्यम से। संपत्ति कर अधिनियम 1957 के माध्यम से कब लगाया गया था? 1 अप्रैल 1957 को। बात को ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर संपत्ति कर की बात करें ना तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसको लगाया कब गया था, क्योंकि कई सारे परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि इसे लगाया कब गया था। तो जो संपत्ति कर है वो संपत्ति कर अधिनियम 1957 के माध्यम से 1 अप्रैल 1957 को लगाया गया था। देखिए, संपत्ति कर लगाता कौन है? केंद्र सरकार। ठीक ना। केंद्र सरकार लगाता है, वसूलता है और फिर उसको क्या करता है, राज्य सरकारों में बांट देता है, राज्य सरकारों में बांट देता है। अब राज्य सरकार क्या करती है, इन पैसे का इनको स्थानीय निकायों में बांट देती है। स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, ठीक ना, नगर पालिका परिषद, इनमें उन पैसों को बांट दिया जाता है, जिससे नगर पालिका क्या करती है, नालों की सफाई करवाती है, सड़कों का मरम्मत करवाती है, पार्क बनवाती है। ठीक ना, मतलब पार्क में पेड़ लगवाता है। तो इस पैसे से क्या होता है, जो संपत्ति कर लगता है उससे जो स्थानीय विकास होता है उसमें खर्च किया जाता है। ठीक ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, नगर पालिका परिषद के अंतर्गत जो भी चीजें होती हैं वो संपत्ति कर के द्वारा ही होती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है कि 2015-16 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बजट प्रस्तुत किया।
2015-16 में अरुण जेटली ने बजट प्रस्तुत किया जिसमें संपत्ति कर को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। संपत्ति कर को पूरी तरह से निरस्त कर दिया, यानी वर्तमान परिस्थिति में संपत्ति कर नहीं लगाया जाता है। तो दो चीज महत्वपूर्ण क्या है कि संपत्ति कर लागू कब हुआ 1957 में, और संपत्ति कर को हटाया कब गया 2015-16 के बजट में। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। उसके बाद हमारा आता है उपहार कर। उपहार कर, उपहार कर वो कर होता है ना जो उपहार के ऊपर लगाया जाता है। उपहार कर वो कर होता है जो उपहार के ऊपर लगाया जाता है। उपहार कर कब लागू हुआ? तो उपहार कर अधिनियम 1958 के माध्यम से 1 अप्रैल 1958 को लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा, उपहार कर कब लागू हुआ? उपहार कर अधिनियम 1958 के माध्यम से 1 अप्रैल 1958 को लागू हुआ। ठीक ना। अब देखिए, उपहार कर जो होता है ना वो उन्हीं उपहार पे लागू होता है जो 50,000 या उससे ज्यादा की रकम की है। मतलब कोई आपको उपहार प्राप्त हुआ, उसका जो कीमत है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तभी उस पर उपहार कर लगाया जाएगा। अगर 50,000 से कम की वस्तु है तो उस पर उपहार कर नहीं लगाया जाएगा। अब इसमें कुछ चीजें हैं। अगर उपहार आपको आपके किसी रिश्तेदार जैसे मामा मामी नाना नानी बुआ फूफी चाचा सास ससुर दामाद इसके द्वारा दिया जाता है तो उस उपहार पर उपहार कर नहीं लगाया जाता है। इसीलिए जो हमें शादी में दहेज के रूप में उपहार प्राप्त होता है उस पर कोई उपहार कर नहीं लगाया जाता। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दहेज में प्राप्त उपहार पर उपहार कर लगाया जाता है कि नहीं, या शादी में प्राप्त उपहार पर उपहार कर लगाया जाता है कि नहीं। तो नहीं, कोई भी ऐसा उपहार जो आपको आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा प्राप्त हुआ है, या आपको विरासत में प्राप्त हुआ है, या आपको आपके नाम से पहले कोई वसीयत कर दिया था उसमें प्राप्त हुआ है, तो उस उपहार पर कोई उपहार कर नहीं लगाया जाता है। उपहार कर उन्हीं वस्तु पर लगाया जाता है जो किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया है जिससे आपका दूर दूर तक कोई ब्लड रिलेशन नहीं है या कोई भी संबंध उससे आपका नहीं है, उसी पर उपहार कर लगाया जाता है। ठीक है ना। तो उसके बाद ध्यान देने वाली बात क्या है कि लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1958, और किससे अधिक राशि पर उपहार कर लगाया जाता है? 50,000 रुपए से अधिक के उपहार पर उपहार कर लगाया जाता है। अब चौथा जो है पूंजी लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स का मतलब कि जब आप किसी भी चीज में पूंजी लगाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज में पूंजी लगाते हैं और उस पूंजी पर अगर आपको लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई उद्योग करने के लिए 500 रुपया लगाए और इससे आप लाभ कमा लिए 800 रुपया, ठीक है ना। 500 रुपया किसी उद्योग में लगाए और 800 रुपया कमाए, तो जाहिर सी बात है कि इस पर टैक्स नहीं लगता है। इस पर टैक्स लगता है 800 माइनस 500 इज इक्वल टू 300। तो इस 300 पर जो टैक्स लगेगा वो आपका क्या होगा? कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है ना। कोई भी आप उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, उसपे आप जो पूंजी लगाते हैं उसके आपको जितना लाभ प्राप्त होता है उस पर जो लगने वाला कर है वो क्या है? पूंजी लाभ कर है। ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए आप 500 रुपया लगाए और आप 400 रुपया कमा पाए, 100 रुपया आपको घाटा हुआ, तो सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक ना। अगर आपको घाटा हो गया तो सरकार उसमें कोई भी आपको सहयोग नहीं प्रदान करेगी, लेकिन अगर आपको बाई द वे फायदा हो गया तो सरकार पहुंच जाएगी कि आप टैक्स दे दिए। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदा था 8 लाख रुपए में, ठीक ना, 8 लाख रुपए में जमीन खरीदा था,
वो जमीन अब आप बेचने जा रहे हैं 10 लाख रुपए में, तो इस 2 लाख में भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। यानी आप कुछ भी करने जाइए उस पर आपको टैक्स देना जरूरी है। तो ये कुछ डायरेक्ट टैक्सेस थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस शुरू करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, जीएसटी होगा, यानी गुड एंड सर्विस टैक्स होगा। धन्यवाद, जय हिंद।